हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025, जिसके अंतर्गत अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं। उसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के कुल 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 16, 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 16 का पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी, इसका संबंध ओपन एआई की एक गुप्त परियोजना से है। ओपन एआई जो है, ये एक गुप्त परियोजना पर लंबे समय से कार्य कर रहा है और इस योजना को क्यू स्टार नाम से जाना जाता है तथा इसका कोड नेम प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तीनों ही कथन सही हैं। और सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे तथा प्रतीक चिन्ह को NIFT दिल्ली के द्वारा डिजाइन किया गया है और इस पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, यतो धर्मस्य ततो जय, जिसका अर्थ होता है जहां धर्म है वहां विजय है। नेक्स्ट है, सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन नोएडा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुयाना का। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये गुयाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो इस मोबाइल ऐप का नाम रंगीन मछली है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने रंगीन मछली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है तथा इसका उद्देश्य सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना है। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें सूरत शीर्ष पर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 ये जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान शहरों को प्रदान किया गया है, जिसमें श्रेणी 1 के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सूरत पहले स्थान पर है, जबलपुर दूसरे स्थान पर है तथा तीसरे स्थान पर आगरा है। वहीं श्रेणी 2 में यानी कि 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद पहले स्थान पर है और 3 लाख से कम जनसंख्या यानी कि श्रेणी 3 में पहले स्थान पर रायबरेली है। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वधावन बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वधावन बंदरगाह होगा जो दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों में शामिल होगा और इसका निर्माण महाराष्ट्र के पालघर जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विस्तारा एयर इंडिया। सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा एयर इंडिया विलय के लिए सरकार से FDI की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत सिंगापुर एयरलाइन एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी हासिल करेगी। नेक्स्ट है, DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये कथन सही है। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। तो ये भी सही है। प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः 17,000 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर तीनों ही कथन सही है और यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों का अवलोकन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया गया था। विषाणु युद्ध अभ्यास नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी से संबंधित एक मॉक ड्रिल है जो कि राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट है अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ये भारत तथा ओमान के बीच संपन्न हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल नजाह भारत तथा ओमान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और यह अभ्यास 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलालाह में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए की राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लखनऊ में। हाल ही में भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और इस सम्मेलन की थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रुनेई। ब्रुनेई का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं और ब्रुनेई एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगावन है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP 21 के दौरान हुई, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है इसका 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना, तो ये कथन भी सही है। और अगला है 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बना, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP 21 सम्मेलन के दौरान हुई थी तथा इसका 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना है और 101वां पूर्ण सदस्य नेपाल बन गया है। नेक्स्ट हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो कि 2492 कैरेट का है खोजा गया है? तो ये बोत्सवाना में खोजा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है जो कि 2492 कैरेट का है और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कुलिनन हीरा है जो कि 3106 कैरेट का है और इसे वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एप्पल को। टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में एप्पल को शीर्ष स्थान मिला है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया है। ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया है और इनका संबंध पाकिस्तान से है। नेक्स्ट है 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन लॉस एंजलिस में किया जाएगा। ऑप्शन बी 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस USA में किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रशांति राम को। भारतीय लेखक प्रशांति राम को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई उनकी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी शासन सूचकांक 2024 में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान यानी कि NIUA के सहयोग से प्रजा फाउंडेशन के द्वारा तैयार किया गया है और इसमें पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर ओडिशा है तथा तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है? तो बिहार राज्य ने फैसला किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य ने राज्य के 5 जिलों वैशाली, पूर्वी चंपारण, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर में फसलों को काफी नुकसान पहुंचाने के कारण नीलगाय तथा जंगली सुअरों को मारने के लिए अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदाय को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना जिम्बाब्वे बना रहा है।
नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3000 लोग घायल हुए? तो ये हमला लेबनान में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में पेजर हमला लेबनान में हुआ था और ये हमला इजराइल के द्वारा हिजबुल्लाह के सदस्यों पर किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है और इन्हें पुणे, दिल्ली तथा कोलकाता में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद। इसे हैदराबाद में स्थापित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ? तो इसका आयोजन अमेरिका के डेलावेयर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के डेलावेयर में हुआ था और ये चौथा व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन था और इस सम्मेलन में भारत के द्वारा मैत्री पहल की शुरुआत की गई, यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल। और इस सम्मेलन के दौरान क्वाड कैंसर, मूनशॉट वैक्सीन जैसे पहल की घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट है, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत बन गया है। एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश भारत बन गया है और इसमें पहले स्थान पर यूएसए है तथा दूसरे स्थान पर चीन है। और एशिया पावर इंडेक्स को लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, भारत ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है और इस मिशन को LVM-3 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन यानी कि ASOSAI की 16वीं सभा के मेजबान और 2024 से 2027 तक ASOSAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरीश चंद मुर्मू को। 25 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन इसकी 16वीं सभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने वर्ष 2024 से 2027 के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। और ASOSAI ये अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान संगठन यानी कि INTOSAI इसके 7 क्षेत्रीय समूहों में से एक है। नेक्स्ट है, बायो राइड योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए 9,197 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। तो ये कथन सही है। इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना तथा उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, यह 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है और तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सहित 46 देश टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल हैं। तो ये कथन सही है और इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है और दोनों ही कथन सही है। और इस सूचकांक के मूल्यांकन के 5 स्तंभ इस प्रकार हैं: लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी डेवलपमेंट तथा कॉपरेशन। और वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक को ITU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह इसका 5वां संस्करण था। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना ग्लोबल सेंटर खोला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेलबर्न यूनिवर्सिटी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। नेक्स्ट है, तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहना सिंह। जोधपुर में हुए तरंग शक्ति अभ्यास के दौरान तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह बन गई हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किस पेरिस ओलंपिक पदक विजेता को
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनु भाकर को। केंद्र सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा मनु भाकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है और पेरिस ओलंपिक के दौरान इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता था तथा स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए नई योजना सीएम साथ की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। मेधावी छात्रों की सहायता के लिए सीएम साथ योजना की शुरुआत त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहां ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन नागपुर में किया गया है। नितिन गडकरी के द्वारा ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामलों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनकीडिया समुदाय ओडिशा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवीटीजी समुदाय है। तो ये कथन सही है और पीवीटीजी का मतलब होता है पार्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। नेक्स्ट है, देश में सूचीबद्ध पीवीटीजी समूहों की सर्वाधिक संख्या ओडिशा में है 13। तो ये कथन भी सही है। और नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय के द्वारा 75 जनजातीय समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कथन भी सही है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तीनों ही कथन सही है। मनकीडिया समुदाय ओडिशा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा पीवीटीजी समुदाय बन गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश के जीडीपी में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहा? 13.3%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स के द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोलारिस डॉन मिशन। स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले निजी स्पेस वॉक पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तो थाईलैंड बन गया है। ऑप्शन ए, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। नेक्स्ट है, बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। तो यह कथन सही है। भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ। तो यह कथन भी सही है। और वीपो की स्थापना 1967 में हुई तथा इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सही हैं। बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, इसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ। भारत इसमें 39वें स्थान पर है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है तथा वर्ष 2024 में इसकी थीम थी टूरिज्म एंड पीस। नेक्स्ट है, किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि यानी कि 2024 से 2028 के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा रणधीर सिंह को। पूर्व निशानेबाज राजा रणधीर सिंह को 4 वर्ष की अवधि के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो 45वें चेस ओलंपियाड का आयोजन हंगरी में किया गया था, हंगरी के बुडापेस्ट में। नेक्स्ट है, किस अभिनेता को
वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया? तो इसे 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो इसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है, जिसमें विकास के 4 इंजन इस प्रकार हैं: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी? तो इसकी थीम थी सबका विकास। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025 की थीम थी सबका विकास। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2025 में पेश किया गया बजट, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? तो ये इसका 8वां क्रम था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2025 में पेश किया गया बजट, यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट का 8वां क्रम था। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50,65,345 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय 50,65,345 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? तो बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 34,20,409 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 34,20,409। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा 15,68,936 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15,68,936 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीडीपी का 4.4% है। नेक्स्ट, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो ये प्रभावी राजस्व घाटा नहीं होगा, राजस्व घाटा होगा दिए गए विकल्पों के अनुसार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5,23,846 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा वर्ष 2025-26 में 5,23,846 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं प्रभावी राजस्व घाटा ये 96,654 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 4.4% रहने का अनुमान है। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है, जो कि 15,68,936 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा ये जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.5%। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 0.8%। बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8% रहने का अनुमान है, यानी कि 2,92,598 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0.3%। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.3% रहने का अनुमान है, जो कि 96,654 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? तो ये 2,92,598 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4,91,732 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में रक्षा पर 4,91,732 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है।
नेक्स्ट है बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो शिक्षा के लिए 1,28,650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2,66,817 करोड़ रुपए। बजट में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु वर्ष 2025-26 के लिए 2,66,817 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो इसके लिए 96,777 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बजट में शहरी विकास के लिए 96,777 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु 4 इंजन रेखांकित किए गए हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश और चौथे नंबर पर निर्यात। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इसमें 100 जिलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बजट में कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसके तहत 100 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम में। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड यानी कि BVFCL के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसमें दूसरे इंजन का संबंध MSME से है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध MSME से है, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में MSME के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 10 करोड़। MSME के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो इसकी स्थापना बिहार में की जाएगी। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निवेश। तीसरे इंजन का संबंध निवेश से है। नेक्स्ट है उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इसके तहत 120 नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट है भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 200। वर्ष 2025-26 तक 200 डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में इनकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसे 74% से बढ़ाकर 100% किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0%। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर 0% आयकर निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट है बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1,00,000। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोतों पर कर कटौती यानी कि टीडीएस की सालाना सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसे 6 लाख रुपए कर दिया गया है। किराए यानी कि रेंट पर टीडीएस की सीमा को 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 वर्ष। आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 2028 तक। जल जीवन मिशन योजना के कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि को वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है तथा इसका उद्देश्य 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है? तो डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसकी स्थापना बिहार में की जाएगी। केंद्रीय बजट में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना बिहार में की जाएगी। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार एवं बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अरहर, उड़द और मसूर। भारत सरकार अरहर यानी कि तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 36। कैंसर, दीर्घकालिक और दुर्लभ बीमारियों से संबंधित 36 जीवन रक्षक दवाओं को बीसीडी यानी के मूल सीमा शुल्क से छूट देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 500 करोड़ रुपए। शिक्षा के क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्ष 2047 तक। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत ट्रेड नेट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत ट्रेड नेट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। और भारत ट्रेड नेट एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जन विश्वास विधेयक 2.0। केंद्रीय बजट 2025-26 में जन विश्वास विधेयक 2.0 के तहत 100 से अधिक विधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक श्रेणी में शामिल करना तथा व्यापार संचालन को सुलभ बनाना तथा नियामक अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है। नेक्स्ट है भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में
कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 37.64 मिलियन डॉलर का। भारत ने वर्ष 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकास करने के लिए 100 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन की घोषणा की है तथा इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करना, शहरी नियोजन में सहायता करना तथा पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन सभी समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो सबसे ज्यादा खर्च रक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल 4,91,732 करोड़ रुपए। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास है, तीसरे नंबर पर कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप है और चौथे नंबर पर शिक्षा है तथा स्वास्थ्य ये 5वें नंबर पर है। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। सेट नंबर 18 का पहला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 31 जनवरी 2025 को। वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को 31 जनवरी 2025 को संसद में पेश किया गया था और आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है और बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुल 13 अध्यायों में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कुल 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.4%। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4.9%। वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई है, जो कि वित्त वर्ष 2024 में 5.4% थी। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय बीमा बाजार ने स्वस्थ विकास दर्ज किया है तथा कुल बीमा प्रीमियम वित्त वर्ष 2024 में 7.7% बढ़कर 11.2 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसमें 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6% की। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र यह वित्त वर्ष 2025 में 7.2% की दर के साथ सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है। और एडुटेरिया करंट अफेयर्स में क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर सी दिया गया है, जो कि गलत है। वाह्य क्षेत्रों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात माल तथा सेवाओं में 6% की वृद्धि हुई है तथा इस अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर वाह्य क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 640.3।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 तक 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। नेक्स्ट है IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 4%। IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फिजिकल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति ये 4.1% होने का अनुमान है। IMF ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5,853। वित्त वर्ष 2024-25 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15.8% की। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12.5% की। आर्थिक समीक्षा के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3.2%। भारत का बेरोजगारी दर ये 2017-18 के 6% से घटकर 3.2% हो गया है 2023-24 में। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है। तो ये 131 लाख हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर 131 लाख हो गया है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है। तो ये 11.2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर 11.2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। नेक्स्ट है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 44 हो गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें 2023 की तुलना में 16% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS की स्वीकृति दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 24 अगस्त 2024 को। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो 50% दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कम से कम 25 वर्ष। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना। इसके तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है। तो इसके तहत न्यूनतम 10,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन यानी कि 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है। तो इसके लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है। तो सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। ऑप्शन बी। और सीमेंट के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे इसका विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौथा। भारतीय रेलवे का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में चौथा स्थान है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैंकिंग प्रणाली में NPA घटकर 12 वर्षों के निम्नतम स्तर 2.6% पर आ गया है। तो ये कथन सही है।
नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2024 में 7.5% थी। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13.2 करोड़। 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। तो ये कथन गलत है। 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। तो ये कथन सही है। और भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल कथन एक गलत है। भारत की औसत आयु आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 28 वर्ष है। नेक्स्ट है 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 46.1%। 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा 46.1% है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2029-30 तक गिग कार्यबल के कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 23.5 करोड़। प्रतिशत नहीं होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2029-30 तक गिग कार्यबल 23.5 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है। तो ये 32 मिलियन हो गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या 32 मिलियन हो गई है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 2025। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान वर्ष 2025 का है। नेक्स्ट है भारत की किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध हैं। तो जल विद्युत के क्षेत्र में है। ऑप्शन ए। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों की कुल संख्या 2023 में अनुमानित 1.02 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें 4,53,000 नौकरियों के साथ जल विद्युत भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रमशः 4,122 रुपए और 6,996 रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय 4,122 रुपए है और शहरी क्षेत्र में 6,996 रुपए है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। तो ये कथन सही है। इसमें 49% महिलाएं हैं। तो ये भी सही है। और उत्तराखंड सरकार के द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगाड़ अभियान इसका उल्लेख किया गया था। यह किस राज्य से संबंधित है। तो जल जगाड़ अभियान इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगाड़ अभियान का उल्लेख किया गया था तथा इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट है भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम अवरोही क्रम में चुने। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और गैस। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है, कितना पहुंच गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि भारत के कुल निर्यात का 11.7% है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
चौथा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान चौथा है। इसमें प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान है और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2027-28 तक। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था वर्ष 2027-28 तक बन जाएगा। यहाँ पर मिलान करना है। सीमेंट उत्पादक तो भारत दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है और पहले स्थान पर चीन है। कपड़ा एवं परिधान निर्यातक तो भारत छठा सबसे बड़ा कपड़ा एवं परिधान निर्यातक है और दवा उद्योग तो भारत तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सभी आमने सामने सही सुमेलित है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 23.24 करोड़ लोगों को। 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई 23.24 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नेक्स्ट है सही कथन चुने। पहला कथन है प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9% है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 5.2% है, तो ये भी सही है। और अगला कथन है माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 14.1% है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी कथन सही है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7,70,983 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 7,70,983 किलोमीटर की सड़कें पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट है भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है भूनीर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है? तो ये 84% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व 84% है। और इस सेट का आखिरी प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जलमार्ग हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 26। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल 26 क्रियाशील जलमार्ग हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 के अंतर्गत दिए गए सभी 18 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।